फर्स्ट क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 1 शेड पब्लिकेशन का हम लोगों ने सम लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन नेट एसेट मेथड से हम लोगों को पीसी निकालना है, परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है परचेज कंसिडरेशन? ये बैलेंस शीट किसकी है? सेलिंग कंपनी की है, परचेजिंग कंपनी की है? बताओ। बैलेंस शीट हमेशा किसकी दी होगी क्वेश्चन में? जिसको सेल करना है अपना बिजनेस, वो पूरा बैलेंस शीट आपको देगा। आप उससे नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट करोगे उसको कितना पैसा हम लोग को देना है। अगर आप उसका बिजनेस एक्वायर करोगे तो कुछ देना भी तो पड़ेगा। यहाँ कैश देना पड़ेगा, यहाँ इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे, यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स देने पड़ेंगे। डिबेंचर्स कभी भी पीसी में नहीं आता है। आप सामने वाले को पीसी के अगेंस्ट कभी भी डिबेंचर्स नहीं दोगे। यहाँ इक्विटी, यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर कैश। ठीक है, तो जब आपको असेट दे दिया, बैलेंस शीट पूरी दे दी, असेट्स लायबिलिटीज आप टेक ओवर कर रहे हो इस कंपनी का, एटलास लिमिटेड को आप टेक ओवर कर रहे हो। ठीक है, तो सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है। हमेशा बोलती हूँ, क्या दिया रहता है? बैलेंस शीट हमेशा सेलिंग कंपनी का दिया होता है। यहाँ पे कंपनी का क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी? बैलेंस शीट ऑफ अटलास लिमिटेड। अटलास लिमिटेड इज सेलिंग द बिजनेस। इसको कौन टेक ओवर कर रहा है? नीचे देखो, यहाँ पे बिग लिमिटेड वांट्स टू टेक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड वैल्यूएशन। हम लोगों को कौन सी वैल्यू लेनी है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है? गुडविल का 30,000 दिया है। हम लोग गुडविल क्वेश्चन में 20,000 है बैलेंस शीट में, लेकिन गुडविल यहाँ पे 30,000 है। जो वैल्यू एग्री करते हैं, पार्टीज एग्री करेंगे। ठीक है, टू पार्टीज विल एग्री एंड they will decide how much amount they will give. ठीक है, दोनों पार्टी ने डिसाइड किया कि गुडविल, हम लोग गुडविल का 30,000 देंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग 60,000 दिख रहा है यहाँ पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन से देखना है हमें। प्लांट 1 लाख, फर्नीचर 4,000, इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वही आपको पेमेंट होगी 10,000 कैलकुलेशन में। स्टॉक 15,000, यहाँ पे 20,000 है स्टॉक, लेकिन हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है उसी को लेना है। ठीक है, डेटर्स एट 10% प्रोविजन, यानी डेटर्स में से 10% माइनस करके अमाउंट लिखना है। 15,000 में से 10% माइनस, तो नेट अमाउंट आपको लेना है 13,500। बिल्स रिसीवेबल एट पार, मतलब जो दिया है 5,000 वही वैल्यू लेना है। कैश इज नॉट टेकन ओवर, ध्यान से पढ़ो, कैश इज नॉट टेकन ओवर, तो कैश हमें नेट एसेट मेथड में नहीं लेना है। दूसरी बात, नेट एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेते हैं क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोगों को क्या करना है? लेना है कि नहीं लेना है? कौन बताएगा? नेट एसेट मेथड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोगों को इग्नोर करना है। ओके, समझ में आया? आपको सारे असेट्स लेने हैं जो वैल्यू नीचे दी हुई है, और कैश को नहीं लेना है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी इग्नोर करना है। तो असेट साइड पूरा टेक ओवर हो गया। ठीक है, एटलास लिमिटेड को बिग लिमिटेड लेके जा रही है, टेक ओवर कर रही है। अब लायबिलिटी साइड में क्या लेना है? याद रखना, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करें तो नीचे से स्टार्ट करो। पीएफ, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये चारों हम लोग टेक ओवर करेंगे। ये किस टेक ओवर नहीं करेंगे? जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी कैपिटल, ये चारों हम लोग छोड़ देंगे, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वही हम लोग टेक ओवर करेंगे। यानी बिग लिमिटेड को टेक ओवर करना पड़ेगा सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो पीसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन
under net asset method. Net asset method. Assets taken over. Goodwill जो हमें इंफॉर्मेशन में दिया था 30,000 वो लेना है. बिल्डिंग आपको बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 लेना है. प्लांट 1 लाख दिख रहा है यहाँ पे 1 लाख. उसके बाद फर्नीचर 4,000. ठीक है यहाँ पे 4,000 लिखेंगे. उसके बाद इन्वेस्टमेंट का 10,000 लेंगे. इन्वेस्टमेंट 10,000. स्टॉक 15,000. स्टॉक का 15,000 लेंगे. डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. क्वेश्चन में बोला था डेटर्स में से 10% प्रोविजन माइनस करो. डेटर्स में से माइनस करना है प्रोविजन 10%. क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे वो करके करना है. ठीक है. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल इज 5,000 जो क्वेश्चन में दिया है एट पार. बिल्स रिसीवेबल 5,000 वही लेना है यहाँ पे. तो पहले असेट्स टेकन ओवर लिखना है. उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करनी है. इसी को ही हम नेट एसेट मेथड बोलते हैं. असेट्स टेकन ओवर माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ओके. उसके बाद हम लोगों का क्या दिया है बिल्स रिसीवेबल के बाद टोटल करना है 2,37,500. टोटल 2,37,500. उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर. लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में था 5,000. बिल्स पेएबल को भी टेक ओवर किया है. क्रेडिटर्स टेक ओवर किए हैं. प्रोविडेंट फंड टेक ओवर किया है. पीसी का अमाउंट आ गया. ये अमाउंट में से ये अमाउंट लेस करना है. ठीक है. ये अमाउंट हम लोग जो लेस कर रहे हैं वो रेड कलर में लिखो. 2,30,000 में से 25,000 माइनस आंसर क्या आएगा 2,12,500. जैसे कि 2,12,500 आया तो हम लोग कैसे देने वाले हैं ये थोड़ा अमाउंट हम कैश देंगे अमाउंट हम शेयर्स देंगे. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे. द पीसी इज नॉट टू बी sorry the purchase consideration is to be satisfied to shareholders may be paid in cash. So 1 minute. Realization expenses estimated 1,000 are to be borne by Big Limited. 1,000 के realization expenses Big Limited को bear करने हैं. और PC is to be satisfied to the extent of 40,000 in addition to realization expenses by payment in cash. यानी 1,000 का कैश पेमेंट होगा बिग लिमिटेड का और 40,000 का कैश पेमेंट होगा. देखो दिया है यहाँ पे बाय पेमेंट इन कैश. बिग लिमिटेड को पैसे देने हैं. समझ में आया. बिग लिमिटेड विल परचेज एटलास लिमिटेड. जब हम परचेज करते हैं तो हमें कैश देना पड़ता है. यहाँ कितना दे रहे हैं हम 41,000. 40,000 का कैश 1,000 के एक्सपेंसेस रियलाइजेशन 41,000 का टोटल कैश. और सो दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बी पेड इन कैश. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो लोग कैश दे रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज के दे रहे हैं. बैलेंस इज पेएबल इन इक्विटी शेयर्स.
balances payable in equity shares of ₹10 each. प्रेफरेंस शेयर का पैसा उन्होंने कैसे दिया? 41,000 इक्विटी और 41,000 कैश दिया, और इक्विटी शेयर्स उन्होंने बैलेंस इज पेएबल इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो 2,12,500 है उसका उन्होंने माइनस किया, 41,000 माइनस करके 171,500 का 2,12,500 minus 41,000, that is 171,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल कितने पैसे देने थे इसको? 2,12,500 देने थे, जिसमें से 41,000 क्वेश्चन में बोला था 40,000 कैश और 1,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो दे दिया कैश, और जो बाकी बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो इक्विटी कैपिटल। 2,12,500 में से 41,000 माइनस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 171,500। नोट डाउन एवरीबॉडी, समझ में आया? नेट एसेट मेथड में हम लोग को फिक्टिशियस एसेट्स इग्नोर करने हैं, टेक ओवर नहीं करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर दिया होगा एसेट में तो उसको टेक ओवर नहीं करना है, और अगर वो लोग बोल रहे हैं कैश को इग्नोर करो तो कैश भी आपको टेक ओवर नहीं करना है। बाकी सब हमने टेक ओवर किया है, सिर्फ कैश और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एसेट में टेक ओवर नहीं किया है। Is it clear to everyone? कर पाओगे नेट एसेट मेथड से? जब भी मैं क्वेश्चन नेट एसेट मेथड पे देती हूँ ना, 10 मार्क्स का पूरा सम देती हूँ एक्सटर्नल्स में। सिर्फ क्या करना होता है स्टूडेंट्स को, मार्केट वैल्यू लेनी होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया है, और इसमें से लायबिलिटी सिर्फ एक्सटर्नल की माइनस करनी है। अभी पीएनएल एक्सटर्नल लायबिलिटी थोड़ी है, जनरल रिजर्व एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, ये ओनर्स फंड के अंदर आता है। तो ये सबको छोड़ देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा यहाँ पे एसेट लेते हैं और पूरा लायबिलिटी माइनस करके आते हैं, फिर बोलते हैं जीरो आया मैम, या जो भी अमाउंट आया भी अगर मार्केट वैल्यू से किया भी तो फिर वो लोग सब माइनस करके आते हैं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सब माइनस करके आते हैं। अरे क्यों माइनस कर रहे हो? वो ओनर्स फंड के अंदर जाता है, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी कवर की जा सकती है। तो एक्सटर्नल एग्जाम में 10 मार्क्स का ये सम आ सकता है, ठीक है। नेट एसेट मेथड याद रहेगा, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करनी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। बहुत इजी है, सिर्फ आप 2-3 चीजें याद रखोगे ना भाई, नेट एसेट मेथड से हम लोग सामने वाली कंपनी को कितना पेमेंट करना है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड क्यों यूज करते हैं? पीसी निकालने के लिए। परचेज कंसिडरेशन, हमने कंपनी परचेज की है, ठीक है, उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? या कैश, या इक्विटी, या प्रेफरेंस शेयर्स, तीनों भी साथ में दे सकते हो, या कोई एक भी दे सकते हो। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए कितना अमाउंट हमें देना है सामने वाली कंपनी को, ये कैलकुलेट करने के लिए हम नेट एसेट मेथड करते हैं। समझ में आया? तो ये 10 मार्क्स के लिए सम याद रखना। ओके, इजी है, बहुत इजी है।
सिर्फ डिस्चार्ज का, जब पीसी निकाल के हो जाएगा तो आपको डिस्चार्ज ऑफ पीसी भी दिखाना है। डिस्चार्ज ऑफ पीसी कैश 41,000, आप कैश 41,000 दे रहे हो सामने वाली पार्टी को, और बाकी का आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हो ऑफ ₹10 ईच, यानी 17,150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आप इशू करोगे। 17,150 शेयर्स इंटू 10 करोगे तो 1,71,500। Any doubts? सेकेंड हम करेंगे। Given below are the balance sheet of A and B Limited as on 31st December, at which date the companies were amalgamated and a new company was formed. ये पहले वाला सम जो था वो एब्जॉर्प्शन था, एक कंपनी टेक ओवर कर रही है दूसरी कंपनी को। इसमें क्या हो रहा है, दो कंपनी टेक ओवर हो रही है, ए भी टेक ओवर हो रही है, बी भी टेक ओवर हो रही है ना, हम लोग को पीसी दोनों का निकालना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन दोनों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंपनी टेक ओवर हो रही है। पहले में क्या था, एक ही कंपनी टेक ओवर हो रही थी, उसी की बैलेंस शीट दी हुई थी। अभी दो की बैलेंस शीट दी हुई है, ए की भी और बी की भी। ओके, और न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है यहाँ पे, सी लिमिटेड इज गेटिंग फॉर्म। Given below is the balance sheet of A and B Limited। 31st December को दोनों को टेक ओवर कर रहे हैं और सी लिमिटेड न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है, इसी को बोलते हैं अमलगमेशन। When two or more companies are liquidated and they are taken over by new company, this is called as amalgamation। अभी हम लोग को पहले पहले ध्यान कहाँ पे देना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है। It was agreed that, यहाँ से पढ़ना चालू करो। It was agreed that sundry fixed assets of A Limited would be valued at ₹1 crore, 10,000 और 1,000 दिया है ना, तो 1 crore, that of B Limited at ₹95 lakhs, 9,500 और 1,000 दिया है, मतलब 95 lakhs। C Limited would issue the requisite number of equity shares of ₹10 each at 10% premium to discharge the claim of equity shareholders of A and B Limited। यहाँ पे C Limited क्या करेगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स है वो ₹10 पे इशू करेगी और 10% प्रीमियम पे, to discharge the claim of equity shareholders of A Limited and B Limited। Okay, how many shares of C Limited should be issued to take over the business of two merging companies? हम लोग को क्या निकालना है, न्यू शेयर्स कितने इशू करें, so that it can merge two companies। ओके, हम लोग को यहाँ पे लेना है सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, जो वैल्यू दी हुई है वो लेनी है। 8,500 नहीं लेना, 10,000 दिया है ना, जो 10,000 के बाद भी 1,000 दिया, मतलब 3 zeros और ऐड करने हैं।
10,000 दिया है, उसके बाजू में 1000 लिखा है, मतलब ये 1 करोड़ है। 1 करोड़ लेना है फिगर। फिर बी लिमिटेड के भी सन्ड्री फिक्स्ड एसेट 7,000 नहीं लेना है, क्या लेना है 9500 एंड 000, 1000 मतलब 000, 95 lakhs। समझा? जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन से लिए। करंट एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में करंट एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हमें बुक वैल्यू पे लेना है, टेक ओवर तो करना ही है। सन्ड्री करंट एसेट्स हम लोग बुक वैल्यू लेंगे 20 lakhs एंड 30 lakhs। यहाँ पे 2000 दिया है और ऊपर 3 zeros भी दिए हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स, तो 20 lakhs एंड 30 lakhs टेक ओवर किया हमने। एसेट टेक ओवर किया, करंट एसेट टेक ओवर किया, फिक्स्ड एसेट्स टेक ओवर किया, टोटल एसेट्स हमारा आ गया। क्या हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लेते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का मतलब फिक्टिशियस एसेट्स, ये एसेट है ही नहीं, एक्चुअली में ये कंपनी के एक्सपेंसेस हैं जो हमें टेक ओवर नहीं करने हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। दोनों टेक ओवर किया, एसेट्स को और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना है। ओके, हमने एसेट्स टेक ओवर कर लिए। अभी हम लोग लायबिलिटीज टेक ओवर करेंगे, लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर। क्या लिखेंगे? टोटल एसेट्स लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर। सन्ड्री क्रेडिटर्स माइनस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज टोटल दिया है 15 lakhs, यहाँ पे 10 lakhs। 15 lakhs और 10 lakhs को माइनस करके पीसी आएगा 1,05,000, oh sorry, 1 crore 5 lakhs and 1 crore 15 lakhs. Ignore miscellaneous expenditure as it is a fictitious asset. It is not a real asset. Fictitious का मतलब ये एक्चुअली में asset है ही नहीं, miscellaneous वाला expenditure है ये, इसको इग्नोर करना है। दूसरी बात, जब सी लिमिटेड ने बोला कि मैं टेक ओवर करूंगी दोनों को, ए और बी को मैं टेक ओवर करूंगी और मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगी 11 रुपीज में, 10 प्लस 10%, 10 का 10% निकालोगे ना तो 1 आएगा। 10 रुपीज फेस वैल्यू, उसके ऊपर 10% प्रीमियम, दैट इज 1 रुपी प्रीमियम, 11 रुपीज। डिस्चार्ज ऑफ पीसी एट इशू प्राइस ऑफ 11। न्यू शेयर्स इशूड बाय सी लिमिटेड, पीसी डिवाइड बाय इशू प्राइस। क्या करना है, ये जो अमाउंट है ना पीसी का, ये जो पीसी का अमाउंट है उसको 11 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। समझा? 1 करोड़ 5 lakhs को डिवाइड बाय 11 करोगे ना तो न्यू शेयर्स आ जाएंगे 95,4545, 9,54,000। कितने शेयर्स इशू होंगे ए लिमिटेड को? 9,54,545 shares will be issued by C Limited to A Limited. ओके, फिर अभी सी लिमिटेड को बी लिमिटेड को भी इशू करने पड़ेंगे ना, सो न्यू शेयर्स इशूड टू बी लिमिटेड बाय सी लिमिटेड, क्योंकि इनके पहले के शेयर्स कैंसिल होंगे, ए और बी के शेयर्स कैंसिल होंगे, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। इसको न्यू शेयर सी लिमिटेड को इशू करने पड़ेंगे ए और बी को, यानी ए और बी के शेयर्स कैंसिल होंगे, बी के भी शेयर्स कैंसिल होंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर्स कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद बस ऐसे छोड़ नहीं देना उसको, फिर क्या करना है, कैंसिल एंड गिव न्यू शेयर्स। allot new shares of C Limited. यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, बी के जब कैंसिल होंगे तो छोड़ नहीं देगा उसको कोई, उनके शेयर होल्डर्स को दूसरे शेयर्स मिलेंगे जो सी लिमिटेड के होंगे।
क्योंकि सी लिमिटेड ने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। जब शेयर्स कैंसिल होते हैं तो दूसरे के शेयर्स मिलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेशो। इसके बदले दूसरे शेयर्स, ए लिमिटेड के शेयर्स के बदले में सी लिमिटेड के शेयर्स, बी लिमिटेड के शेयर्स कैंसिल हुए और उसके एक्सचेंज में स्वैप में सी लिमिटेड के शेयर्स मिले। तो कितने शेयर्स इशू करने हैं ये कैलकुलेट करने के लिए पीसी के अमाउंट को बस उससे डिवाइड करना है जो इशू प्राइस है। 11 रुपीज इशू प्राइस है, उसने प्रीमियम पे इशू किया है 10% प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, दैट इज 11 से डिवाइड करके हम लोग को पता करना है कितने न्यू शेयर्स इशू किए हैं। 10,45,454 शेयर्स। Take a screenshot. ठीक है, आज का सम समझ में आया?